हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज की जो मेरी टॉपिक होगी वो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित होगी। देखिए मित्र, संविधान में सारे टॉपिकों में प्रस्तावना की एक अपनी अहम भूमिका है। जी हाँ, आज इसी प्रस्तावना से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्नों की चर्चा आपके सामने मैं यहाँ पे करूँगा और एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ, तो आइए हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं और यहाँ से कैसे प्रश्न पूछा जाता है वो भी। पहले तो आप ये जान लीजिए कि संविधान की प्रस्तावना को किन किन नामों से जाना जाता है। संविधान की प्रस्तावना को हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। संविधान की प्रस्तावना को हम संविधान के सार के नाम से भी जानते हैं। प्रस्तावना की संविधान को हम आत्मा के नाम से भी जानते हैं और संविधान की प्रस्तावना को हम कुंजी के नाम से भी जानते हैं। किसकी कुंजी? संविधान की कुंजी। और संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत ढांचा भी कहा जाता है। जी हाँ, संविधान का आधारभूत या मूलभूत ढांचा के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? संविधान की प्रस्तावना को। अब इतने सारे नाम किसके हैं? संविधान की प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना के इतने सारे नाम हैं, लेकिन क्यों, आखिर में क्यों संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत ढांचा या कुंजी इन सारे नामों से नवाजा जाता है? देखिए मित्र, पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि संविधान सभाओं ने, जो संविधान सभा थी, जी हाँ आगे इस पर चर्चा हम करेंगे, जो संविधान सभा थे या जो संविधान निर्माता थे, इनकी आत्मा जो है वो संविधान की प्रस्तावना में छुपी हुई है। जी हाँ, संविधान निर्माताओं या सभाओं की आत्मा जो है वो संविधान की प्रस्तावना में छुपी हुई है और इनकी आत्मा में जो भावनाएं हैं वो भावनाएं जनता की है। किसकी है? जनता की है। किसकी है भावनाएं? जनता की है। और ये भावनाएं जो जनता की हैं और किस रूप में है? वह आदर्श और इनकी आकांक्षा है। आदर्श और आकांक्षाएं, इच्छा, आकांक्षा, ये इनकी आकांक्षा है और आदर्श, ये दो भावनाएं जनता की है। किस रूप में? आदर्श और आकांक्षा में। इन्हीं के आदर्श और आकांक्षाओं को संविधान सभा ने प्रस्तावना में प्रस्तुत किया है। संविधान की प्रस्तावना में क्या किया है? प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर जो संसद के तीन अंग होते हैं, संसद के तीन अंग कौन मित्र? बताइए। जो संसद के तीन अंग होते हैं वह अपने अधिकारों और अपने दायित्वों के बीच समन्वय बनाते हैं। अपने अधिकारों और दायित्वों के बीच समन्वय बनाते हैं, जिससे कि संविधान में जो आदर्श और आकांक्षा है जनता की भावनाओं की, वो जिंदा रह सके। इसी आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक एवं व्याख्याकर्ता कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि वास्तव में हमारे संविधान की प्रस्तावना की कितनी बड़ी भूमिका है।
अब आपके मन में ये आता है कि इनके आदर्श और इनकी आकांक्षा क्या है जनता की, तो इनके आदर्श और आकांक्षा संविधान की प्रस्तावना में ही बताया गया है, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। क्लियर? ये आप हमेशा जानते रहिएगा। यहाँ मैं पूरी प्रस्तावना का नाम नहीं लूँगा, प्रस्तावना यहाँ मैं आपको पूरा बताऊंगा नहीं। हाँ, ये है कि प्रस्तावना से जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे तथ्यों की मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। क्लियर? आइए मित्र देखते हैं, प्रस्तावना के संदर्भ में अगर हम बात करें, ये तो होगी आत्मा कुंजी, ये सारे चीज़ें अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें प्रस्तावना की, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, पहले हम ये देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहने वाले जो थे, प्रस्तावना के जो उद्देशिका कहने वाले थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और जो आत्मा कहने वाले थे, तो एक गोलकनाथ बनाम पंजाब का केस आया था, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह के द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया गया है। और एक नाम है कुंजी, किसने कहा, तो कुंजी आप जानते हैं, कुंजी या राजनीतिक जन्मपत्री कहने वाले जो थे, उनका नाम था के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री और कुंजी के नाम से नवाजा है। हिदायतुल्लाह ने इसको आत्मा और उद्देश्य का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। एक नाम और आता है जिसने कहा था कि जो संविधान की प्रस्तावना है ये दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार है, तो दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने बताया, दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये किसने कहा था, तो एक नाम आता है अल्लादी कृष्ण स्वामी का नाम आता है। अल्लादी कृष्ण स्वामी का नाम आता है, जिसने संविधान की प्रस्तावना को क्या बताया है, दीर्घकालिक सपनों का विचार बताया है। क्लियर? तो ये सारे कोटेशन आपको रटने होंगे। ठीक है। एक कहाँ थे, प्रस्तावना को जन्म कुंडली, संविधान का जन्म कुंडली भी कहा जाता है। जन्म कुंडली भी कहा जाता है। और इसके कहने वाले एक नाम थे दुर्गादास। जी हाँ, दुर्गादास नाम करके एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली के नाम से नवाजा गया है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किसने दीर्घकालिक सपनों का विचार, किसने कुंजी, किसने राजनीतिक जनपत्री, किसने आत्मा और किसने उद्देशिका के नाम से संबोधित किया है। किसको? संविधान की प्रस्तावना को। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, आइए वहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए, प्रस्तावना को लेकर जो इनमें शब्दावलियाँ हैं वो चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। पहले हम प्रस्तावना के कुछ चीज़ों के बारे में बता देते हैं आपको। देखिए, जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना, तो प्रस्तावना का स्रोत किसे कहा जाता है, प्रस्तावना का स्रोत। फिर इसके बाद प्रस्तावना का स्वरूप, फिर प्रस्तावना का क्या है, उद्देश्य। जी हाँ, प्रस्तावना के स्वरूप और उद्देश्य को जान लेना आपके लिए आवश्यक है। जो प्रस्तावना का यहाँ पर स्वरूप है वो क्या है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर जानना आवश्यक है। ये चीज़ आप थोड़ा से देखने का प्रयास करिएगा। देखिए मित्र, जो स्रोत है संविधान की प्रस्तावना का, जो स्रोत वो जनता को माना जाता है। स्रोत जनता को माना जाता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यहाँ पर यह है
कि प्रस्तावना में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके मूल में जो कारण है वो जनता है। कौन है? वो जनता है। दूसरा चीज, स्वरूप की बात कर लें तो स्वरूप कैसा है? स्वरूप में हम बात कर लेते हैं संप्रभुत्व की, संप्रभुत्व, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र और गणराज्य। ठीक है, संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य, ये इसके स्वरूप हैं। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आप जान लीजिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वही चीज़ें जो लोकतंत्र के संसाधन हैं वही इनके क्या हो जाते हैं? उद्देश्य। जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता और क्या? समता। इसके अलावा बंधुत्व। ये न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या है? वो साधन है जिनके बल पर चलकर व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और यही जनता की क्या है? यही जनता की आकांक्षा है और ये उनके आदर्श है। अब कितना जनता की आकांक्षा पूर्ति होती है वो आप इसमें लगा सकते हैं कि जो अधिकार, जो प्रस्तावना में बताए गए हैं, क्या वो जनता को प्राप्त होते हैं कि नहीं होते हैं, उस चीज़ को देखना होगा। तो न्याय की अगर हम बात कर लेते हैं मित्र, तो न्याय में अगर हम बात कर लेते हैं तो 3 प्रकार के न्याय को आपको जानना होगा। एक सामाजिक न्याय, एक राजनीतिक न्याय और एक आर्थिक न्याय। ये तीनों प्रकार की न्याय की बात संविधान की प्रस्तावना में कही गई है। तीनों प्रकार की न्याय की बात संविधान की प्रस्तावना में कही गई है। स्वतंत्रता की अगर बात कर लें तो स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। समता की बात कर लेते हैं मित्र, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता होनी चाहिए। अगर बंधुत्व की बात कर लें तो बंधुत्व किसके लिए होना चाहिए? बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति की एकता और व्यक्ति के अखंडता के लिए होना चाहिए। बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा, एकता एवं अखंडता के लिए होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यह संविधान का स्वरूप है और ये स्वरूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो जनता की सरकार तभी मानी जाएगी जब जनता के साथ ये इतने सारी चीज़ें उपलब्ध हों। और इन्हीं के आधार पर हम ये समझेंगे कि वास्तव में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर ये चीज़ें लागू तभी होंगी जब ये सारी चीज़ें अपने स्थान पर रहकर कार्य करेंगी। क्लियर? कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है संविधान की प्रस्तावना पर। प्रश्न पूछे जाएंगे, यहीं से पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे अभी हम आप इस पर चर्चा करेंगे, कैसे पूछे जाएंगे। पहले इस चीज़ को तो हम समझ तो लें, इस चीज़ को हम समझ लें। तो ये क्या हो गया? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का होना आवश्यक है। अब देखिए मित्र, हम लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व
समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। इतने शब्दों को आप सुन लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। जो ये शब्दों की जो श्रृंखला है, ये जो शब्द है आज हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में, हमारे संविधान की प्रस्तावना में आज है। लेकिन जो मेरा मूल संविधान था मित्र, अब इस पर जरा गौर करिएगा। मूल संविधान जब था तो इनके स्वरूप में जहाँ पर पंथ निरपेक्ष की बात की जा रही है इस समय, उस समय यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष मूल संविधान में। और मैं आपको बता दूं, समाजवादी शब्द नहीं जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष था और मूल संविधान में समाजवादी शब्द नहीं जुड़ा था। कब? मूल संविधान का मतलब यहाँ पर यह है 26 जनवरी 1950 को जब मेरा संविधान लागू हुआ था। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब जब मूल संविधान में पूछेगा तो संप्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य की बात की गई थी, किंतु वहाँ पर समाजवादी शब्द नहीं था और पंथ निरपेक्ष की जगह पर धर्मनिरपेक्ष था। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि मूल संविधान के में स्वरूप में क्या चीज़ें परिवर्तित की गई और क्या चीज़ें जोड़ी गई, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बातें आप समझ गए होंगे। क्लियर? अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन ये है कि जो न्याय की बात की गई है, ये जो 3 प्रकार की यहाँ पे न्याय की बात की गई है, ये 3 प्रकार की न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी की गई है और ये तीनों प्रकार की न्याय की बात आपके नीति निर्देशक तत्व में भी की गई है। और नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद में? 38 नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद नंबर 38 में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात कही गई है। आपसे पूछा जाता है, लेकिन अगर देखेंगे फंडामेंटल राइट में तो वहाँ पे आर्थिक न्याय की बात नहीं की जाती है। सामाजिक, राजनीतिक जैसे मुद्दे पे न्याय की बात की जाती है, लेकिन आर्थिक न्याय की बात नहीं की गई है। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। सामाजिक न्याय की बात अगर आप देख लेंगे तो अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, ये क्या है? सामाजिक न्याय तो ही है। अवसर की समता देना, लोक कल्याणकारी, यानी कि अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 15 अवसर समता की बात करता है कि नहीं करता है? अनुच्छेद नंबर कौन सा? 16। व्यक्ति की गरिमा की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद नंबर 21। और आप देख लेते हैं स्वतंत्रता की अगर आप बात कर लेंगे तो अनुच्छेद नंबर 19 और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है कि नहीं होती है? होती है। अनुच्छेद नंबर 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है, यानी फंडामेंटल राइट में। और अनुच्छेद नंबर 19 में विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता की बात की जाती है। तो यानी कि स्वतंत्रता आप देखेंगे तो अनुच्छेद नंबर 19 और 25 से 28 के बीच में भी बात की गई। तो इसका मतलब कि जो फंडामेंटल राइट में ये सारी चीज़ें लाई गई हैं या हैं, वो उसकी मूल भावना कहाँ से जुड़ी हुई है? संविधान की प्रस्तावना से जुड़ी हुई है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्लियर? संविधान की प्रस्तावना की मूल भावना में ये चीज़ें क्या है यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। इसके बाद देख लेते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं संप्रभुत्व, अब शब्दावली की बात कर लेते हैं। संप्रभुत्व का मतलब आप क्या समझते हो? संप्रभुत्व का मतलब, संप्रभुता किसे कहते हैं? संप्रभुता का मतलब जब कोई देश अपने आंतरिक मामलों के निर्णय लेने के संदर्भ में किसी बाह्य देश का उस पर दबाव न हो, तो इस प्रकार के देश को हम कहते हैं कि ये संप्रभुत्व देश है। यानी कि बिना दबाव के लिया गया निर्णय जो होता है वो संप्रभुत्व कहलाता है। समाजवादी की विचारधारा देखें तो समाजवादी के 2 दिग्गज थिंकर या बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने समाजवादी की अवधारणा दी थी। उसमें एक थे गांधी जी और एक थे कार्ल मार्क्स। हमारे यहाँ दोनों विचारधाराएं पाई जाती हैं, लेकिन झुकाव किसके ओर है? गांधी जी की तरफ है।
देखिए, समाजवादी वहाँ पर है जहाँ पर वस्तुओं का वितरण और उत्पादन राष्ट्रीयकरण को ध्यान में रखकर किया जाए और निजीकरण का उन्मूलन किया जाए, तब वहाँ उस देश में समाजवादी आ सकता है। राष्ट्रीयकरण को ध्यान में रखकर यदि उत्पादनों का वितरण किया जाए, तभी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तभी जनता की आकांक्षा की पूर्ति होगी। केवल आदर्श मात्र लिख देने से आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती, उसको जमीनी स्तर पर उतारना ही पड़ता है। क्लियर? पंथ निरपेक्ष का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? पंथ निरपेक्ष का मतलब कि हमारा देश या राज्य धर्म विरोधी नहीं होगा, धर्म विहीन नहीं होगा, यानी कि सर्वधर्म समभाव की भावना होगी हमारे देश में, उसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष। जी हाँ, पंथ निरपेक्ष। हम धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं, लेकिन पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पंथ का मतलब किसी एक व्यक्ति या एक संस्था की धारणा हो सकती है, और केवल वो एक वर्ग या समुदाय पर लागू हो सकती है, वो सभी लोगों में लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हम पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं। क्लियर? लोकतंत्र का मतलब जनता की सरकार, और इस पर मैंने आपको एक वीडियो बनाया भी था। उस वीडियो के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि लोकतंत्र और गणराज्य का मतलब क्या होता है। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता संप्रभुत्व कैसे, वहां मैंने बताया था। गणतंत्र का मतलब कि एक पद तो ऊपर होगा ही होगा, लेकिन वह पद आनुवंशिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। आनुवंशिक पद नहीं होना चाहिए। जो भी सर्वोच्च पद पर बैठा हो वो पद आनुवंशिक नहीं होना चाहिए। वो पद जो होना चाहिए वो जनताओं की इच्छाओं के अनुरूप होना चाहिए, जो उसके योग्य हो, आनुवंशिकता के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ संविधान के स्वरूप, और ये आप तो समझ गए होंगे। और यहीं से ये बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा संप्रभुत्व कौन है? जनता है। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक समझ हो गई है, ये आपको इस चीज़ को समझना होगा। संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य का क्या मतलब होता है, और लोकतंत्र के लिए किन किन तत्वों की ज़रूरत होती है या किन किन संसाधनों की ज़रूरत होती है। अगर ये सारी चीज़ें हैं, एक व्यक्ति को अगर ये सारे अधिकार मिलते हैं, तो ये मान के चलिए कि उस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत है। जी हाँ। अब आते हैं प्रस्तावना के संदर्भ में जो वाद हैं। प्रस्तावना को लेकर कई वाद भी हुए हैं, उन वादों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम उस वाद के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए मित्र, प्रस्तावना के जो वाद हैं, उस वाद पर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रस्तावना से संबंधित वाद, प्रस्तावना से संबंधित वाद। देखिए, प्रस्तावना से जो संबंधित वाद हैं, जो प्रस्तावना से संबंधित वाद हैं, इन वाद में एक वाद आता है गोपालनवाद, गोपालनवाद, और एक आता है वेरुवारी का वाद, वेरुवारी का वाद, और एक आता है केशवानंद, केशवानंद। ठीक है। और एक वाद है LIC, ये आता है 1995, ये है 1973, ये है 1960 और ये 1950। इस वादों का कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ देता है। मुद्दा क्या था वाद में कि प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है कि नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें यह कह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्लियर? और इसमें यह बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मार्ग दर्शक के रूप में कार्य करती है।
ये मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। बेरोजगारी के वाद में ये कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसमें संविधान संशोधन करना उचित नहीं है। संविधान संशोधन करने का मतलब है कि जनता के आदर्शों व उनके आकांक्षाओं जैसी भावनाओं से खेलना है। इस वाद में यह कहा गया कि यह मार्गदर्शक के रूप में है। केशवानंद बनाम केरल राज्य में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन इसमें संविधान संशोधन करते समय संविधान के मूलभूत ढांचा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यानी कि वही जनता की भावनाओं की बात की गई। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो भाई, ऐसा नहीं। अगर मुझे और सार्थक शब्द लाना है जनता की भावनाओं और आदर्शों को ध्यान में रखकर, तो आप कर सकते हो, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना को यह मान लिया गया कि यह संविधान का क्या है, यह संविधान का आधारभूत ढांचा है। संविधान का आधारभूत ढांचा इस वाद में मान लिया गया और इसमें अंग मान लिया गया और इसमें मार्गदर्शक रूप में, और इसमें यह कहा गया कि यह प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जैसे ही केशवानंद बनाम केरल राज्य में यह मान लिया गया, उसी दरमियान एक संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और 42वां संविधान 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में ये 3 शब्द जोड़े गए। क्लियर? वाद से ये सारे प्रश्न आते हैं। तो स्वतंत्रता न्याय से तो आपने देख लिया। इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, आप नोट करते जा रहे होंगे, ठीक है, और सुनते भी जा रहे होंगे। अब आइए देख लेते हैं अगला प्रस्तावना से क्या प्रश्न बनता है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना से एक बार यह भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत में संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है। तो हम भारत के लोग भारत को 2 बार, भारत जैसा शब्द संविधान की प्रस्तावना में 2 बार आया है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज, जो बंधुत्व शब्द है, ये हमारे फंडामेंटल राइट में भी ये शब्द यूज किया गया है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं ने जनता की भावनाओं को रखते हुए क्रमशः अंगीकृत, ये क्रम याद जरूर कर लीजिएगा, अंगीकृत, अधिनियमित और फिर आत्मर्पित किया था। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था। ये सीक्वेंस जरूर याद कर लीजिएगा। कभी कभी ये सीक्वेंस भी पूछ देता है कि संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों का सही सीक्वेंस बताइए। अंगीकृत मतलब अपनाया, अधिनियमित मतलब लागू किया, और आत्मर्पित मतलब स्वयं को सौंपा, यानी कि आस्था पूर्वक, आत्मा से। और लागू करने का मतलब इसको सबको पालन करना अनिवार्य है। अंगीकृत मतलब इस चीज को अपना लिया गया। क्लियर? और ये तारीख जो थी मित्र, ये तारीख इस समय थी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित किया गया। और पारित करने में ये 3 शब्द आते हैं। 26 नवंबर को चूंकि पारित किया गया, यही कारण है कि इस तारीख को विधि दिवस मनाया जाता है। विधि दिवस मनाया जाता है, विधि दिवस मनाया जाता है। क्लियर? तो ये इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित
महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे और वह वीडियो होगा संविधान सभा व निर्माण। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।